आइए हम सब शुरू करते हैं एक नए टॉपिक को, जो कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है। उस चैप्टर का नया टॉपिक है जड़त्व के प्रकार। हम सबको पता है जो है जड़त्व क्या होता है। जड़त्व जो है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। देखो अवस्था परिवर्तन क्या होता है भाई। अवस्थाएं, देखो अवस्थाएं होती तो है वैसे दो, लेकिन हम यहां पे पढ़ना है तीन। देखो अवस्थाएं कौन कौन सी होती है फिजिक्स के लैंग्वेज में। अवस्थाएं दो ही होती हैं, एक होता है विरामावस्था, एक होता है गति अवस्था। गति अवस्था, लेकिन यहां पे एक और अवस्था को पढ़ना है, तो उस अवस्था का नाम है दिशा अवस्था। मतलब कौन सी दिशा में वो जा रहा है उस अवस्था को लेके पढ़ना है। वैसे होते तो दो ही हैं, लेकिन जड़त्व के हिसाब से तीन दिशाएं पढ़ना, तीन चीजें पढ़ना है। विरामावस्था, गति अवस्था, दिशा अवस्था। तो विरामावस्था में कौन कौन से आते हैं, क्या है उसको समझते हैं। तो उसको बोलते हैं विराम के जड़त्व का नियम। विराम के जड़त्व का नियम देखो इसको विराम के जड़त्व का नियम कहते हैं। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया इन रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन में हम सबको क्या समझना है। देखो तो I बराबर डिपेंड करता है I बराबर एम आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र है। ये विराम में है तो ये सूत्र नहीं लगता, क्योंकि विरामावस्था में है तो ये वाले सूत्र को हम सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस सूत्र से डिपेंड नहीं है। समझते हैं आगे। देखिए विराम के जड़त्व के नियम में क्या है। जैसे आप किसी कंबल को, जो कंबल होता है घर पे देखेंगे, या कपड़े जब हम सब धुलते हैं तो क्या होते हैं, उसको झटकते हैं। मान लीजिए अगर हम सबका ये कोई गीला कपड़ा है, ये सपोज कीजिए ऐसे करके, ये कोई गीला कपड़ा है, इसको क्या कर रहे हैं, इसमें पानी भरा हुआ है क्योंकि गीला है। ये गीला कपड़ा है, देखो गीला कपड़ा है, तो इसको अगर झटक रहे हैं ना, तो यहां पे देखिए अगर इसको हम सब इस सिचुएशन में झटक रहे हैं तो क्या होता है, ये कपड़ा इधर आएगा, लेकिन यहां विराम में कौन है, ये जो पानी के बूंदे हैं, ये जो पानी इसमें भरा हुआ है, पानी की बूंदे, ये विराम में है। जैसे ही झटकेंगे ये अपनी अवस्था का विरोध करेगा, मीन्स गति में नहीं जाएगा। कपड़ा इधर झटकते हैं तो गति में आता है, लेकिन पानी की बूंदे अपनी गति अवस्था को विरोध करेंगी, क्योंकि पहला ये अवस्था परिवर्तन का विरोध कौन करता है, जड़त्व करता है। तो हम सब पढ़ रहे विराम के जड़त्व का नियम। तो विराम मतलब ये गति कर रहा है, लेकिन पानी अपनी विरामावस्था का विरोध करेगा, क्योंकि गति में नहीं जाएगा, तो पानी की बूंदें क्या हो जाती हैं, नीचे गिर जाती। इसी कारण से है घर पे जब कपड़े अगर हम सब सुखाने से पहले क्या करते हैं, जब धुलते हैं तो उसको एक बार झटक देते हैं, तो पानी की बूंदें क्या हो जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं, और कपड़े से पानी जो है कुछ कम हो जाते हैं। तो अगला समझते हैं, जैसे ठंडी वंडी में देखें तो कंबल भी होते हैं। कंबल अगर गंदे होते हैं ना, तो मम्मी लोग क्या करती हैं, या हम सब क्या करते हैं, इस कंबल को लेके एक डंडे से पीटते हैं। तो देखिए भाई, अगर इस कंबल को सपोज करो, ये हम सबका कोई कंबल है ऐसे रखा हुआ, इसको आप स्टिक से पीटो, मीन्स इस पे डंडा मारो, तो क्या होगा, तो ये जो है हम सबका जब डंडा मारेंगे तो भाई कंबल गति करता है। कंबल जो है क्या करता है, गति करेगा। इसमें कंबल गति करता है, इसमें कंबल जो है गति करेगा, लेकिन जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, धूल के कण जो है, डस्ट है, वो अपनी अवस्था विरोध करेगा। तो इसी तरीके से कंबल जैसे ही नीचे जाएगा ये ऊपर उठ जाता है। इसी सिचुएशन में ही ये होते हैं। इसका मतलब विराम के जड़त्व का ये सब एग्जांपल है। गीले कपड़े को झटकना, कंबल को डंडे से पीटना, और भी कई एग्जांपल्स हैं। देखो और भी कई एग्जांपल्स हैं। जैसे हम सब सेब के पेड़ या आम के पेड़ जो होते हैं, मान लीजिए ये कोई आम का पेड़ है जिसमें कि आम भरे हुए हैं, आदमी जाता है तो भाई देखो आदमी जाता है ना, तो इस शाखा को हिलाता है, ये जो शाखा है पेड़ का, इसको हिलाता है, ना कि आम को हिलाते हैं। तो क्या होता है भाई, देखो हिला किसको रहे हैं, ये शाखा को हिला रहे हैं, तो शाखा जो है गति कर जाएगा।
लेकिन इसमें जो आम है ये गति नहीं करेगा, ये विराम अवस्था में रहेगा, मतलब अपनी अवस्था का विरोध करेगा, मतलब विराम में रहेगा, अपनी अवस्था का विरोध करेगा। तो इसका मतलब ये गति किया, ऊपर नीचे गति किया तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसके पोजीशन चेंज होंगे। जैसे ये ऊपर नीचे होगा ये अपनी अवस्था में ही बना रहेगा, तुरंत नीचे। तो हम सब ने 3 एग्जाम्पल समझे। पहला क्या है, गीले कपड़े को झटकना, दूसरा क्या है, कंबल को डंडे से पीटना, तीसरा क्या है, जो आम के पेड़ या सेब के पेड़ को हिलाना, जो आम का पेड़, जो आम नीचे गिर जाता है या सेब नीचे गिर जाते हैं, इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। तो हम देखो और एक एग्जाम्पल से, जो बस पे चलते रहते हैं हम सब, मान लो अगर बस में हैं, मान लो इस बस में हम सब हैं या कोई भी यात्री बैठा हुआ है, तो देखो क्या होता है, अगर ये बस स्टॉप पोजीशन में है, क्योंकि हम विरामावस्था पढ़ रहे हैं, मींस रेस्ट पोजीशन में पढ़ रहे हैं, अगर ये रुका हुआ है तो यहां पे जितने सभी हैं अभी ये विरामावस्था में है। बस जैसे ही स्टार्ट होके आगे जाएगा तो सभी लोग किधर झुकेंगे भाई, पीछे। पीछे क्यों झुक रहे हैं, क्योंकि ये अपनी अवस्था का विरोध कर रहे हैं। बस चल रहा है ना कि इस पे बैठे हुए आदमी चल रहे हैं। इस तरीके से ये जड़त्व के नियम का हम सबने एग्जाम्पल समझे, वो भी किसके, विराम के जड़त्व का। तो पहला याद के रखेंगे, गीले कपड़े को झटकना, दूसरा है कम्बल को डंडे से पीटना, तीसरा क्या है, आम के पेड़ या सेब के पेड़, कोई भी है जिसको हम सबको हिलाते हैं, अगर कुछ नीचे गिरता है वही होते हैं। आगे देखिए, कभी कभी हवाएं भी चलती हैं तो पत्ते नीचे गिरते हैं, इसी का एग्जाम्पल से विराम के जड़त्व का। अगला क्या है भाई, बस में बैठा जो है, बस में बैठा यात्री अचानक पीछे की ओर क्यों झुक जाता है, तो रीजन यही है जड़त्व का नियम का। आइए हम सब समझते हैं गति अवस्था। पहले हम सब समझ चुके हैं विरामावस्था, ये कंप्लीट है। अगला क्या है, गति अवस्था। अब हम सब शुरू कर रहे हैं गति अवस्था के। गति का जड़त्व समझते हैं, गति का जो जड़त्व होता है उसको देखो यहां पे लिखे, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका रीजन समझते हैं। यहां पे ये बस बना हुआ है, तो यहां पे अगर ये जो पैसेंजर होते हैं अगर वो सब बैठे हुए हैं इसमें, देखो इसमें क्या है, ये कंटिन्यू अपने वेलोसिटी v से कंटिन्यू चल रही है। एट रैंडम अगर इसको रोक दिया जाए, जैसे ब्रेकर आता है, एट रैंडम रोक दिया जाए तो क्या होता है, ये जो इसमें यात्री बैठे होते हैं ये पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखो अगर ये रोक दिया जाए मतलब स्टॉप पोजीशन में है, रुक जाती हैं तो पीछे की ओर झुकते हैं। पहला स्टेटमेंट यही है। तो समझते हैं, देखो ये बस है, अब बस के साथ साथ जो पैसेंजर हैं, ये सभी जो पैसेंजर हैं ये भी अपनी उसी गति से चल रहे हैं जिस बस से गति चल रही है। तो समझते हैं, देखो यहाँ पे जो जब रुक रहा है ना, तो यहाँ पे केवल और केवल बस रुक रहा है। ये सभी क्या है, देखो भाई ये सभी जो है आगे की ओर झुकेंगे, ये सभी जो है आगे की ओर झुकेंगे। ये सभी जो है आगे की ओर झुकेंगे। तो आगे की ओर क्यों झुक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब रुक रहा है केवल और केवल बस रुक रही है, ना कि ये सभी। तो ये सभी चल रहे हैं बी से, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ है बी से, ये सभी चल रहे हैं, बस रुक गया, इसका मतलब ये सभी अभी चल ही रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद तब रुकेंगे। इसी वजह से ये क्या होते हैं, आगे झुक जाते हैं, अपनी गति अवस्था का विरोध कर रहे हैं कि अगर गति में है तो वो सब गति में ही रहेंगे। इसी को बोलते हैं जड़त्व। देखो अगला क्या है, चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री गिर पड़ता है, उसको समझते हैं। जैसे हम सब ट्रेन से अगर चलते हैं, ट्रेन से अगर उतरते हैं तो हमेशा ट्रेन जिस डायरेक्शन में चल रही है, मान लो ये इधर चल रहा है, अगर यात्री उतर रहा है तो उसको हमेशा उसी दिशा में उतरना पड़ता है। ये कॉमन सेंस, क्योंकि उसको ये चीजें पता है कि गिर पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे लॉजिक समझते हैं। अब ये चल रहा है, देखो ये इसी से चल रहा है, बी से चल रहा है। मान लो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसका मतलब ये इसमें बैठा हुआ था, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो अब ये कब रुकेगा, पहले तो उतर रहा है, ठीक उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ये ट्रेन जा रही है। पहले अपने को मोशन में बना के रखेगा, उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद ये धीरे धीरे स्लो मोशन में होगा। पहले स्लो मोशन में होगा, उसके बाद ये रुकेगा। क्यों तुरंत रुकेगा तो क्या दिक्कत है, तुरंत रुकेगा तो 10 से 0 अगर करेंगे, क्योंकि 10 से पहले जा रहे हैं, उसके बाद 0 से करेंगे तो ये तुरंत जो है मंदन त्वरण की वजह से ये नीचे गिर जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर यात्री गिर पड़ता है। आगे देखें,
हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर तेजी से मारते हैं। तो इसका भी रीजन समझते हैं। समझते हैं। देखो यहां ये हम सबने क्या बना के रखा है भाई, हैमर। देखो समझते हैं, ये क्या है हम सबका हैमर है और ये क्या है, हैंडल है। तो समझते हैं। देखो ये अभी कसा नहीं हुआ है, तो इसको कसने के लिए क्या करेंगे हम सब, कसने के लिए हत्थे को, इसी हत्थे को क्या करेंगे, ये जो है ये जमीन पर मारते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखो अगर ये ऊपर उठाया तो देखो ऊपर उठाए हैं तो ये हमारा हैमर के साथ साथ ये जो हैंडल है वो भी मोशन में है, क्योंकि ऊपर उठाए हैं। उसके बाद जब पटकेंगे तो ये पहले हमारा रेस्ट करेगा, पहले ही रुक जाएगा, ये रेस्ट पोजीशन में आएगा। उसके बाद हैमर क्या करेगा, अपनी गति अवस्था का विरोध करेगा, ये रुकेगा नहीं, सीधा नीचे आएगा। तो जहां पे इसको सेट करना है वहीं पे सेट हो जाता है। इसीलिए मैक्सिमम जब भी ये ढीला हो जाता है तो नीचे इसको पटक के सही करते हैं। आगे देखें, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधते हैं, क्यों बांधते हैं इसको समझते हैं। देखिए अगर ये कोई गाड़ी है, मतलब बस है, इस पे कोई सामान रखा हुआ है, मान लो ये कोई सामान रखा हुआ है, तो ये क्या है, रस्सी से नहीं बांधे। तो ये अगर ये चल रही है, जैसे ये चल रहा है तो सामान भी भाई ये बी वेग से चल रहा है। अगर ये आगे जाके कहीं रुक गया, मतलब ये रेस्ट में आ गया, तो सामान बताओ क्या करेगा, सामान भाई तो अभी भी ये चल ही रहा है, ये जब रुकेगा तो तुरंत सामान गिरेगा नीचे, ये नीचे गिर जाएगा, पीछे नहीं गिरेगा, नीचे गिरेगा फ्रंट में। कभी कभी आप पूछता बताओ इस सिचुएशन में किधर गिरेगा, आगे या पीछे, तो याद रखेंगे पीछे के, नीचे के साइड में, वो भी आगे की तरफ। चलिए हम सब शुरू करते हैं। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व पढ़ लिया। अब हम सबको क्या पढ़ना है, दिशा अवस्था। इसमें समझते हैं, गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, इसको हम सब क्या बोलते हैं, दिशा का जड़त्व। तो देखें इसमें क्या है, इसमें इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे हम सब क्या है, किसी मोड़ पर अगर यह मोड़ ऐसा है, देखो आप रोड पे जा रहे हो, सीधी रोड है और मोड़ ऐसे हैं, तो क्या होता है, देखो अगर आप इधर जा रहे हो ना तो हमेशा क्या होता है, झुकना पड़ता है। आप किसी साइकिल से या मोटरसाइकिल से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, तो जिधर मुड़ता है उसके एंड इस साइड में, मतलब अंदर के साइड में झुकना पड़ता है। क्यों झुकना पड़ता है, क्योंकि पहले हम सब सीधे जा रहे हैं, ये अपनी गति अवस्था का विरोध करेगा, इसीलिए हम सब क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो ये एग्जांपल है इसका, एक पहला। दूसरा क्या है, गाड़ियों में जो मेरगार्ड लगे होते हैं, गाड़ी के टायर क्या होते हैं, गाड़ी के टायर में मेरगार्ड लगे होते हैं, वो क्यों लगे होते हैं इसको समझते हैं। देखो जैसे ये चल रहा है तो इसमें क्या है, मेरगार्ड लगे हुए हैं, ये मेरगार्ड है, मेरगार्ड है, समझते हैं। इसमें क्या है, ये अगर कहीं कीचड़ पे पहुंचता है, देखो अगर इसके नीचे कीचड़ पहुंच जाता है, ये क्या होता है, ये ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका दिशा, पहले तो ये स्टेट में था, मतलब रेस्ट पोजीशन में है, जैसे ही टायर आएगा ठीक अपने दिशा को ऊपर की ओर उठा देता है, इसीलिए इसमें लगे होते हैं मेरगार्ड। इस तरीके से हम सबका जड़त्व का तीनों नियम कंप्लीट हो गया, विरामावस्था का नियम, गति अवस्था का नियम, दिशावस्था का। आइए हम सब शुरू करते हैं। जड़त्व तथा द्रव्यमान। जड़त्व किसको बोलते हैं ये समझना है, द्रव्यमान किसको बोलते हैं ये समझना है। सबसे पहले समझना है द्रव्यमान मीन्स मास किसको बोलते हैं ये समझना है। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसे स्मॉल यम से लिखते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है, पहला वो था, दूसरा पॉइंट है यह हमेशा
यह हमेशा नियत होता है। नियत होता है, जबकि भार, वेट बदलता रहता है। आगे समझते हैं जड़त्व। किसी वस्तु के द्रव्यमान के माप को जड़त्व कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है जड़त्व हमेशा द्रव्यमान के समानुपाती होता है। फार्मूला I बराबर mr² मीन्स I is directly proportional to the m। इसके मात्रक क्या है? kg मीटर स्क्वायर, ये याद रखेंगे। वो भी किस में है? mks में है। और क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किस में है? ये cgs में है। चलो हम सब स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक को। जैसा कि हम सब ने पढ़ के रखा है, गति के प्रथम नियम में क्या था? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा गतिमान अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनाए रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उसी के अंदर हम सब ने पढ़ा था, गैलीलियो का नियम पढ़ा था, अरस्तु का नियम पढ़ा था और जड़त्व का नियम। तो यहाँ पे अब गति के द्वितीय नियम को पढ़ते हैं। गति का द्वितीय नियम क्या था? देखो, जैसा कि हमको पता है कि अगर त्वरित गति करना है, अगर आपको त्वरित गति करना है मतलब एक्सेलरेशन मोशन करना है, आपको एक्सेलरेशन मोशन अगर करना है तो क्या करना है, इस चीज को समझते हैं। देखो, कोई भी गति अगर कोई भी वाहन हो या गाड़ी हो, ये एक समान वेग से जा रही है, एक समान गति से जा रही है, तो देखो अगर इसको त्वरित गति करना है ना, इस पे क्या लगाओ भाई? इस पे क्या लगाओ? बल लगाओ। जितना बल लगाएंगे, जितना आप इसको ईंधन देंगे, पेट्रोल डीजल जो भी चाहिए इसको, जितना आप इसको स्टिलेटर देंगे उतना इसमें बल जनरेट होगा और उतनी तेजी से क्या होगा? त्वरित होगा, त्वरित होगा। तो समझते हैं, इसका मतलब है अगर आपको त्वरण उत्पन्न करना है किसी वस्तु के अंदर तो क्या लगाना पड़ेगा? बल। जबकि गति के फर्स्ट नियम में ऐसा नहीं बताया गया था कि आपको अगर त्वरित गति कराना है तो क्या लगाना पड़ेगा। तो उसी चीज को हम सब समझते हैं गति का प्रथम नियम में। देखो, इसका मतलब जो बल है दो चीजों पे निर्भर करता है। बल का मान हमेशा दो चीज पे निर्भर करता है। देखो, एक हल्का कोई कागज लो, आप हल्का कोई एक कागज ले लो और उसी वेट उसी साइज का क्या ले लो? एक हल्का कागज ले लो और उसके बाद सेम साइज का आप पत्थर ले लो, मीन्स स्टोन ले लो। अब दोनों को क्या करो? अब दोनों को फेंक दो। इन दोनों को फेंको तो देखो आपको क्या पता चलता है। देखो, सबसे तेज कौन जाएगा? पत्थर जाएगा। और सबसे धीमी कौन जाएगा भाई? ये कागज जाएगा। इसके मतलब इसमें धीमी गति होगी, इसमें धीमी गति होगी जबकि इसमें तेज गति होगी, क्योंकि दोनों फेंका जा रहा है दोनों। एक हल्का कागज है और सेम साइज का पत्थर है,
तो एक में तेज गति उत्पन्न हो रहा है, एक में धीमी गति उत्पन्न हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो हल्का मतलब कम वजन है उसका। स्टोन अगर ले रहे हैं ना तो कागज के कंपेयर में उसका मास ज्यादा होगा। मतलब अगर हम सब इसका वेट m1 माने और इसका वेट m2 माने तो हमेशा ज्यादा होगा, m2 का मान हमेशा ज्यादा होगा m1 का। तो तेज कौन होगा? इसमें एक्सेलरेशन जो हो रहा है a2 का मान हमेशा a1 से ज्यादा होगा, मींस इसकी गति तेज होगी और इसकी गति धीमी होगी। तो इन्हीं चीजों को समझते हैं हम सब। देखो इसी को डील करने के लिए एक चीज आया था यहां पे, संवेग। तो न्यूटन के फर्स्ट नियम से आया था एक संवेग, जिसको हम सब मोमेंटम बोलते हैं। देखो मोमेंटम को हमेशा p से डिनोट करते हैं। तो p का मान देखो दो चीज पे निर्भर करता है, एक m पर एक v पर। p का मान हमेशा दो चीजों पे निर्भर करता है, याद रखेंगे। p का मान दो चीजों पे निर्भर करता है, एक m पर और एक किस पे, एक होता है p पर। तो देखो यहाँ पे p का मान जितना ज्यादा होगा m का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए m ज्यादा है, वेग ज्यादा है। अगर भाई वेग ज्यादा है इसका मतलब त्वरण भी ज्यादा होगा। अगर p कम है इसका मतलब m कम है, वेग कम है और कौन कम है? त्वरण कम है। तो ये चारों चीजें हम सब ध्यान रखेंगे भाई कि जो है कैसे बदलते हैं, कैसे क्या होती हैं। ये हम सबका ये संवेग है। संवेग मतलब p वाला संवेग है। और m क्या है? मास है। p का मान दो चीजों पे पूछता है, बताओ किस पे निर्भर करता है? तो सिर्फ और सिर्फ दो चीज पे, m पर और v पे, द्रव्यमान और किस पे? वेग पर। तो p का मान जैसे ही बढ़ेगा इन चारों क्वांटिटी का मान बढ़ेगा। अगर p का मान कम हो रहा है तो इन चारों क्वांटिटी का मान कम होगा। इसमें से कोई भी एक कम होगा, इसका मतलब अगर मान लो अगर v कम हो रहा है, v का मान मान लो कम हो रहा है तो इसका मतलब तीनों का मान कम होगा, त्वरण भी कम होगा, मास भी कम होगा, मोमेंटम भी कम होगा। तो इसी चीज को समझने के लिए समझते हैं इसके, देखो इसका जो सूत्र होता है, संवेग का सूत्र समझते हैं। तो संवेग बराबर होता है p बराबर होता है m इंटू वी। तो इसके सूत्र देखो, m मतलब kg और वेग मतलब मीटर पर सेकंड। इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर पर सेकंड, वो भी किसमें? mks में। और सीजीएस में निकालेंगे तो भैया किसमें होगा? ग्राम मीटर पर सेकंड, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये होगा हम सबका सीजीएस में हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा सीजीएस में। तो इसी तरीके से हम सब ने समझ लिया कि इस पे डिपेंड करता है। तो समझते हैं। देखो और एक चीज पूछता, बताओ गति का द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे गति के द्वितीय नियम से हमेशा बल प्राप्त होता है। बल प्राप्त होता है, वो भी किससे? गति के द्वितीय नियम से। तो समझते हैं ये जो बल है वो किस पे निर्भर करता है? तो जो बाह्य बल है, वो उत्पन्न बल है, वो हमेशा संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, मींस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यह बराबर होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। चलिए हम सब ने पढ़ लिया है कि संवेग जो है किस पे निर्भर करते हैं। संवेग दो चीज पे निर्भर करता है, वो भी मास और किस पे? वेग पर, मतलब द्रव्यमान और वेग पर। तो हमने लिखा था कि बल हमेशा गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं एक बार पूछ ही लेता है कि बताओ बल जो है गति के किस नियम से प्राप्त होता है? तो आंसर वही होगा गति के द्वितीय नियम से। ये याद रखेंगे, गति के द्वितीय नियम से कौन प्राप्त होता है? बल। तो हम सबको पता था कि बल जो है किसके अनुक्रमानुपाती होता है? संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर के। इसको हम सब बोलते हैं संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर। चलो समझते हैं। संवेग परिवर्तन अगर आ गया तो इसका नाम एक और है, आवेग। अगर आपसे पूछा बताओ संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे कि आवेग कहते हैं। अब देखो इसके मात्रक भी समझ लेते हैं। अब आ गया है तो मात्रक भी समझो। मात्रक क्या होगा भाई इसका? देखो मात्रक समझते हैं इसके। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? होगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं संवेग। देखो आगे समझते हैं। अब डेल्टा पी, डेल्टा पी क्या है? संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन क्या है?
इसको समझते हैं। संवेग का फार्मूला P बराबर क्या होता है, m इंटू कितना v। अगर कहीं पे डेल लग गया इसका मतलब ये याद रखेंगे कि m1 इंटू v1 माइनस m2 इंटू v2, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे हम सब। तो आगे समझते हैं। अब ये क्या है डेल्टा, ये क्या है समय परिवर्तन, समय परिवर्तन। तो देखो इन्हीं चीजों को हम सब लिख देते हैं। देखो क्या आएगा हम सबका भाई, फिर इधर से F बराबर आ जाएगा m इंटू, देखो इस चीज को इस समीकरण में रखते हैं तो क्या आ जाएगा m1 v1 माइनस m2 v2 बटे कितना हो जाएगा हम सबका डेल्टा t। तो देखो यहां से निकालते हैं v बराबर क्या होता है, v बराबर u प्लस at। समझते हैं इसको, ये v माइनस u बराबर a हो जाएगा। तो इसको इधर लेके आए, v माइनस u बटे कितना हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा हम सबका बाई टी करो, यहाँ बाई टी बराबर कितना हो जाएगा a। तो इस चीज को समझते हैं। f बराबर, देखो f बराबर यहाँ v2 क्या है भाई, ये वाला है, v1 क्या है ये, तो यहां से दोनों m1 और क्या मान लो सेम बॉडी पे लग रहा है, m1 बराबर क्या मान लो m2 बराबर कितना m। तो f बराबर हो जाएगा m v1 माइनस v2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा डेल्टा t। तो इन सभी का मान हम सबका यही है। मींस अगर हम सब इसको लिखना चाहेंगे तो m बराबर v माइनस u बटे कितना हो जाएगा t, v माइनस u बटे कितना हो जाएगा t हो जाएगा। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, या f बराबर, देखें इन सभी का मान जो है a के बराबर है, तो f बराबर क्या हो जाएगा m इंटू a। तो याद रखेंगे f बराबर m कब आया था, जब गति का द्वितीय समीकरण हम सब लगाए थे तब आया था। तो f बराबर क्या हो जाएगा m में। मात्रक समझते हैं, तो देखो मात्रक, बल का मात्रक, बल का मात्रक, बल का मात्रक, देखो बल का मात्रक समझते हैं। पहला क्या है भाई, पहला होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किस में है, ये MKS में है। दूसरा क्या है, दूसरा है हम सबका न्यूटन, इसको ये पढ़ते हैं SI में, तो याद रखेंगे इसको। और क्या है देखो, और तीसरा क्या है, तीसरा है डाइन, ये किस में है, ये है CGS में। याद रखेंगे एक डाइन बराबर होता है 10 टू पावर 5 न्यूटन के। कभी कभी आप पूछ लेता है मतलब एक डाइन इज इक्वल टू कितना होता है, तो याद रखेंगे 10 टू पावर 5 न्यूटन को। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, कहीं ना कहीं MCQ में पूछ लेता है।